गाइस, वेलकम अगेन। पिछले वीडियो में हमने एचपीएससी रिटन एग्जाम की राइटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में बात की थी और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पॉइंट्स भी नोट किए थे। आज का जो वीडियो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर बेस्ड है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उनके जो मेन पॉइंट्स हैं मैं वो साथ साथ एक्सप्लेन करूँगी। पिछले पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया था, पहला ही क्वेश्चन था, इन विच ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी इज स्टडीड, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन एफिशिएंसी एंड एफिशिएंसी इन डिस्ट्रीब्यूशन। इस क्वेश्चन को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 2 पार्ट्स में आपसे पूछा गया है कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी का जो टॉपिक है वो कौन से सब्जेक्ट मैटर में आता है या इकोनॉमिक्स की किस ब्रांच में आता है। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है और दूसरा जो पार्ट है क्वेश्चन का उसमें प्रोडक्शन एफिशिएंसी और तीसरे में एफिशिएंसी इन डिस्ट्रीब्यूशन पूछा गया है। जो उत्पादन में दक्षता है वो किस तरह से होगी, ये मेनली लो कॉस्ट पर फोकस करती है। प्रोड्यूसर चाहते हैं कि उनके उत्पादन की जो लागत है वो कम से कम हो और ये जो एफिशिएंसी इन डिस्ट्रीब्यूशन है ये कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन को प्रेफरेंस देती है। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन कैसे होगा, जब कंज्यूमर्स की चॉइस के अकॉर्डिंग चीज़ें बनाई जाएंगी और इसमें हमें कंज्यूमर्स के रिगार्डिंग जो उनकी सेटिस्फैक्शन को बढ़ाने वाले स्टेप हैं उसको दिखाना है। इधर लो कॉस्ट और इसके साथ कॉस्ट को लो करने के बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं या प्रोडक्शन एफिशिएंसी को गेन करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो हैं reducing waste, improving quality control और increase in output। प्रोड्यूसर्स की एफिशिएंसी तभी बढ़ती है जब कॉस्ट लो रहती है, वेस्ट कम होता है और क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है और आउटपुट बढ़ता है। आउटपुट बढ़ाने के साथ साथ हमें क्या करना है कि जो आउटपुट है उसमें लेबर से हमें ऑटोमेशन की तरफ जाना है। लेबर का कम यूज करते हुए ऑटोमेशन की तरफ जाएंगे तब प्रोड्यूसर है उसकी एफिशिएंसी बढ़ पाएगी और ये जो है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन को दिखाएगा। अब ये दोनों ही तरह की एफिशिएंसी है, ये परफेक्ट कंपटीशन में देखने को मिलती है। यहाँ पर कुछ डायग्राम्स भी हैं जो इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये जो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी है या प्रोडक्शन एफिशिएंसी है इसको दिखाने के लिए हम एक डायग्राम इस तरह से शो कर सकते हैं। शॉर्ट रन में एवरेज कॉस्ट कर्व है और इसके साथ ही ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। तो यहाँ पे जो ई पॉइंट है वो प्रोड्यूसर एफिशिएंसी को दिखाता है। इस पॉइंट पर प्रोड्यूसर अगर प्रोडक्शन करेगा तो इस पॉइंट पर जो एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम होगी। ये तो शॉर्ट रन का है और लॉन्ग रन में जो डायग्राम इसमें बनेगा तो ये शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में प्रोड्यूसर एफिशिएंसी को दिखाने वाले 2 डायग्राम्स हैं जिसमें हम प्रोड्यूसर्स की एफिशिएंसी को दिखा सकते हैं। एफिशिएंसी वहीं पर होगी जहां मार्जिनल कॉस्ट कर्व एवरेज कॉस्ट कर्व को नीचे से कट करता है और ये इसके लोएस्ट पॉइंट पर कट करता है। लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन में भी एफिशिएंसी गेन की जाती है जहां पर ये प्राइस इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एम आर होता है और एम सी कर्व जो है इसी कर्व को लोएस्ट पॉइंट से काटता है। ये दोनों डायग्राम से बनाए जा सकते हैं।
अब जो दूसरा है एफिशिएंसी इन डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको हम कैसे गेन करेंगे, उसके लिए भी एक और डायग्राम बना सकते हैं। यहाँ पर हम क्वांटिटी शो करेंगे और यहाँ पर प्राइस को शो करेंगे, और ये एक डिमांड कर्व है जो मार्जिनल यूटिलिटी को भी दिखाता है, और दूसरी तरफ ये एक सप्लाई कर्व है जो मार्जिनल कॉस्ट को दिखाता है। जहाँ पर यूटिलिटी और कॉस्ट दोनों बराबर हो जाएंगे, उस सिचुएशन में कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम होगा। ये जो Q1 है ये एफिशिएंट जो एफिशिएंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको दिखाएगा, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर हम इस पॉइंट से Q1 पॉइंट से लेफ्ट साइड पर कहीं पर भी हैं तो ये इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसके अलावा भी इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की जा सकती हैं, पर मेरे अकॉर्डिंग ये 3 डायग्राम्स इस क्वेश्चन में मेन है। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है वो दिखाता है डिफाइन क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। With respect to price of two agricultural crops. क्रॉस इलास्टिसिटी, जब एक क्रॉप है उसके प्राइस बढ़ रहे हैं तब बी क्रॉप है उसकी सप्लाई में क्या फर्क पड़ेगा, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसको डिस्कस करना है। इसमें हमें ये बताना है कि दो ऐसी क्रॉप्स बताइए जिसमें क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो एप्लीकेबल है। इसके बारे में बहुत सारा डेटा मेरे पास अवेलेबल नहीं है, फिर भी अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो इसके बारे में पाकिस्तान में जो एक स्टडी हुई थी 2020 में, आप उसको देख सकते हैं। उस स्टडी का एक लिंक आपके पास मैं भेज दूंगी, आप उसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड फॉर गोल्ड। Explain the degree of elasticity of demand in case of gold। इस क्वेश्चन में मेनली वो डिटरमिनेंट्स पूछे गए हैं जिनके बेसिस पर गोल्ड की डिमांड की जाती है। आप इन सभी को 1 बाय 1 नोट डाउन कर सकते हैं। पहला ही जो डिटरमिनेंट है वो है इनकम ग्रोथ, दूसरा है एक्सचेंज रेट, तीसरा है इन्फ्लेशन, चौथा है द गोल्ड प्राइस, इसकी खुद की कीमतें भी, और एक्सटेंट ऑफ फाइनेंशियल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। रियल रिटर्न्स to save फाइनेंशियल एसेट। ये सभी फैक्टर्स हैं, ये गोल्ड के डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड हैं। एक्सप्लेन द डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन केस ऑफ गोल्ड। गोल्ड के केस में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये किस तरह की होती है ये बतानी है इसमें। तो
गोल्ड के केस में पहला एक ऐसी चीज है जिसके केस में हम पॉजिटिव प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखते हैं, और क्योंकि जितने लोग जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है लोग उतना ही ज़्यादा इसको खरीदते जा रहे हैं, इसलिए इसकी पॉजिटिव प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देख सकते हैं। इंडिया में जो गोल्ड की डिमांड है वो मोस्टली इनइलास्टिक है, क्योंकि प्राइस फ्लक्चुएशंस के अकॉर्डिंग इंडियंस की जो डिमांड है वो अफेक्ट नहीं हो रही है। गोल्ड की जो सप्लाई है वो पूरी तरह से इनइलास्टिक होती है, और ये जो डिमांड इनइलास्टिक होने के क्या कारण है, क्योंकि इसकी जो सप्लाई है वो भी पूरी तरह से इनइलास्टिक है। फोर्थ जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ अ मोनोपोली। एक मोनोपोली के क्या डिटरमिनेंट्स होते हैं? बैरियर टू एंट्री हो सकती है, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट बैरियर्स हो सकते हैं, या फिर कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, कई तरह की बैरियर्स हैं जो मोनोपोली में को डिसाइड करते हैं। क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है, हाउ इज प्राइस एंड आउटपुट डिटरमाइन इन मोनोपोली इन लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में मोनोपोली में आउटपुट किस प्रकार से डिसाइड होगा, ये पूछा गया है। तो मोनोपोली में एक सिंगल सेलर होता है, और इसके लिए लॉन्ग रन की जो कंडीशन है MC इज इक्वल टू MR होना चाहिए, और MC कट्स MR फ्रॉम बिलो। लॉन्ग रन में इसके मोनोपोली में लॉन्ग रन में आउटपुट डिटरमाइन करने के लिए ये दो कंडीशंस हमें इसमें दिखाने हैं। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, एडिशन ऑफ गवर्नमेंट इन टू सेक्टर मॉडल अफेक्ट द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अगर हम टू सेक्टर मॉडल में गवर्नमेंट को भी ऐड कर देते हैं तो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को कैसे अफेक्ट करता है। इस क्वेश्चन में बेसिकली आपसे टू सेक्टर मॉडल के बारे में पूछा गया है। टू सेक्टर मॉडल में अगर हम गवर्नमेंट को ऐड कर देते हैं तो इसमें सब्सिडी, ट्रांसफर पेमेंट्स और टैक्सेस हैं वो ऐड हो जाते हैं। बेसिकली टू सेक्टर मॉडल को एक्सप्लेन करते हुए हमें थ्री सेक्टर मॉडल गवर्नमेंट ऐड करके इसमें दिखाना है। उसके बाद जो सिक्स क्वेश्चन है वो है, हाउ सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इक्वालिटी brings about equilibrium in national output। इस क्वेश्चन में S इज इक्वल टू I, ये मॉडल आपसे पूछा गया है। जो आउटपुट और इनकम डिसाइड करने वाले मॉडल्स है उसमें दो तरह की थ्योरीज हैं, जिसमें एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, ये केजियन थ्योरी भी है और ये क्लासिकल भी है। तो इस क्वेश्चन में आपको AD इज इक्वल टू AS, ये दोनों थ्योरीज डिस्कस ना करते हुए S इज इक्वल टू I। केजियन थ्योरी में सेविंग इन्वेस्टमेंट जो बैलेंस है वो दिखाना है, और क्लासिकल थ्योरी में भी सेविंग इन्वेस्टमेंट बैलेंस को शो करना है।
बाद 7th जो क्वेश्चन है, show with the help of consumer surplus and producer surplus the competitive market model which will ensure the achievement of economic efficiency. कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस दोनों ही चीज़ों को इसमें एक्सप्लेन करना है और इन दोनों से इकोनॉमिक एफिशिएंसी, आर्थिक दक्षता कैसे प्राप्त की जा सकती है, मेनली इस क्वेश्चन में ये डिस्कस करना है। कंज्यूमर सरप्लस तब होगा जब हाईएस्ट प्राइस विलिंग टू पे, कस्टमर जो हाईएस्ट प्राइस पे करना चाहता है और द प्राइस एक्चुअली पेज, जो हाईएस्ट प्राइस पे करना चाहता है और जो पे करता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, ये कंज्यूमर सरप्लस को दिखाता है। और मार्केट प्राइस पर प्रोड्यूसर किस लोवेस्ट पॉइंट तक सप्लाई करना चाहता है, ये प्रोड्यूसर सरप्लस को दिखाता है। मार्केट प्राइस और लोवेस्ट प्राइस जो प्रोड्यूसर एक्सेप्ट करता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस इसमें बताना है। अब इन दोनों का जो सरप्लस होता है उसको कम्युनिटी सरप्लस या सोशल सरप्लस कहा जाता है, इकोनॉमिक सरप्लस भी कहा जाता है। तो हमें इन दोनों का सरप्लस बताते हुए कम्युनिटी सरप्लस या इकोनॉमिक सरप्लस को एक्सप्लेन करना है। उसके बाद एक क्वेश्चन है, इसमें यूनियन बजट के बारे में, 2023-24 का जो यूनियन बजट है उसके बारे में आपको डिटेल में बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है PQLI एंड HDI, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स एंड HDI को कंपेयर करना है और ये बताना है कि इन दोनों में कौन सा बेटर है। HDI है वो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पर कैपिटा इनकम और एजुकेशन इंडेक्स तीनों को मापता है, और ये जो फिजिकल क्वालिटी इंडेक्स है ये जो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको नापता है। इसलिए इन दोनों के बीच में हमें कंपैरिजन को दिखाना है और HDI PQLI से बेहतर है, ये अच्छा इंडेक्स नंबर है इसका, जो कि डेवलपमेंट को दिखाता है, इसके बारे में बताना है। तो आज के वीडियो में इतने क्वेश्चंस काफ़ी हैं। जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, और इन सभी क्वेश्चंस में कोई डाउट या सजेशन हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।